नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। हमारी परमाणु संरचना की 2 क्लास हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होंगी और नहीं देखी हैं तो इस लेक्चर के बाद आप वो दोनों क्लास देख लेना, क्योंकि परमाणु संरचना से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछता है तो हमें ये छोड़ना नहीं है, हमें पढ़ना है। और हम अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक मोटिवेशन शायरी कहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कि वक्त से लड़के जो अपना नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़के जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपने तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोच मेरे दोस्त, कि कल क्या होगा मत सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त अपने खुद ही तस्वीर बदल दे। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक आपको पता ही है, परमाणु संरचना, जिसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। हमने काफी चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा में निम्न कक्षा से लेके उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा को ग्रहण करता है, जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का त्याग करता है। अस्थायी स्थायी कण भी पढ़ लिए थे। तो आगे हम पढ़ते हैं। आज क्या था, आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को कैसे चार्ज होता है, प्लस का होता है, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता है, ये नाभिक में होता है। नाभिक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। नाभिक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमने पढ़ चुके हैं। और नाभिक के पाए जाने वाले कण को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। यानी नाभिक के अंदर केंद्र में पाए जाने वाले कण को कहते हैं न्यूक्लियन। नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी आपने पढ़ा था, ठीक है। ये भी आपने पढ़ लिया कि न्यूक्लियन होता है, ठीक है। और परमाणु किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, परमाणु में किन किन चीजों से बना होता है, तो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जो आपको पता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु सबसे छोटी इकाई है या परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है या कण है? आप ये बताओ कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है या कण है? तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु, ना कि कण। तो कण नहीं है, ठीक है। परमाणु में 3 चीज से मिलकर बना होता है, बताया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इसी को हम स्थायी कण कहते हैं। स्थायी कण कहते हैं, जो कि मैंने लिखा है कि मूल कण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थायी, अस्थायी। स्थायी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 3 हो गए। और अस्थायी बाजी परमाणु में ये चीज मिल जाते हैं, पॉजिट्रॉन, मेसान, बोसान, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो। यानी बाजी परमाणु में ये चीज मिल जाती है, पॉजिट्रॉन, मेसान, बोसान, ये मिल जाती हैं। और ये अस्थायी हैं, किसी में मिलती हैं, किसी में नहीं मिलती हैं। और ये तीनों स्थायी रहते हैं, ठीक है। इतना तो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे स्थायी कण, इनका आवेश। तो आप बताओ, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस का, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता है। इनका आवेश क्या होता है, आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ये माइनस में होगा, ये नोट करके लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे प्लस में होगा यही, पर ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा। इतना आप नोट करो, तो मैं इसे साफ कर देता हूं, ठीक है। जितना आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे हम साफ कर देते हैं।
अब क्या करना है हमें पहले स्थायी कण पढ़ लेते हैं। स्थायी कण क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हम इधर लिखते हैं ताकि सही से आ जाए। प्रोटॉन, जरा वीडियो में देख लो, यहाँ पे देख रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दिख रहा है? तो स्थायी कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सही है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? माइनस का होता है। प्रोटॉन पे प्लस पे, और इस पे कुछ नहीं होता, ये होता है उदासीन। ये हो गया। अब इसका भार, यानी इसका द्रव्यमान, यानी भार कितना होता है इसका भार? तो इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब आप कहेंगे ये -31 kg का अर्थ में बता देता हूं। अगर ऊपर ऐसे लिखा है तो क्या होगा? मान लो हमारे पास 1 kg है, 1 kg की पावर है -2, -3 मान लो। पहले मान लो हमारे पास 5 kg है, ठीक है। और अब ऐसे का मान लो इसकी पावर 2 है, तो 10 की पावर -2 kg। इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम 1 किलो लेंगे, उसमें 100 से भाग दे देंगे। हम 100 से भाग देंगे, जब 1 kg को हम 100 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा। तो पहले 1 kg था, 1 kg से बहुत छोटा हो चुका है, अब -3 है यहाँ। तो क्या करेंगे? पहले 1 kg लेंगे, उसमें 3000 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ 7 है, तो क्या करेंगे? तो हम पहले 1 kg लिखेंगे, ठीक है, 1 kg लिखेंगे और हमें 7 जीरो से भाग देना है। 2, 4, 6 और 1 7 ऐसे। अब जहाँ 31 है तो इस है 9 10, तो हमें कितने से भाग देने हैं? 31 से भाग देने हैं, ठीक है। 31 से भाग देने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9 गुणा 10 की पावर -31 kg। और प्रोटॉन का, ये तो इलेक्ट्रॉन को हो गया, प्रोटॉन का क्या होगा? 1.6725 इंटू 10 की पावर 27 kg, ठीक है। ये तो प्रोटॉन का हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन हल्का है या प्रोटॉन हल्का है? या इलेक्ट्रॉन भारी है या प्रोटॉन भारी है? आप मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन हल्का है या प्रोटॉन हल्का है। अब देखो, जब 9.1 इंटू 10 की पावर -21 kg, इसके 31 टुकड़े किए हैं और इसके 27, जिसके 31 टुकड़े कर दिए वो क्या बन जाएगा? और जिसके 27 कर दिए, तो इसमें सबसे भारी कौन है? इन दोनों में सबसे भारी कौन है? सबसे भारी ये हो गया और सबसे हल्का ये हो गया, ठीक है। अब आए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कितना होगा? 1 इंटू 1.6748 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब बताओ इन दोनों में से भारी कौन है, हल्का कौन है? इन दोनों में तो बता दिया हमने। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा हल्का कौन सा भारी है? तो ये अब देखो, ध्यान से सुनना और ये वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि बाद में हम ये याद होंगी तो निरपेक्ष मान पूछ लेता है। निरपेक्ष मान पूछ लेता है कि प्रोटॉन का निरपेक्ष मान क्या है, न्यूट्रॉन का निरपेक्ष मान क्या है, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष मान क्या है। तो अब देखो, -27 से भाग इसकी की गई है, -27 से इसकी भाग की गई है, 116677248, यानी सबसे भारी कौन है? सबसे भारी न्यूट्रॉन है। तो यहाँ ध्यान से देखना यहाँ कि सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन।
कि किसके 31 टुकड़े किए गए हैं। और भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है, ये पता चल गया। अब आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। हम सही से लिख देते हैं, जे किसने की थी? थॉमसन ने। और प्रोटॉन की मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है, वीडियो में ट्रिक से याद करवाया है, आपको याद हो गया होगा। जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्हें याद हो गया होगा कि इनकी खोज किस किसने की थी, और पूछता भी, पेपर में पूछा भी है। तो आप बताओ प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। इतना हो गया, इतना आपको याद होना चाहिए। अब आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किस सन में हुई थी? हालांकि सन पूछेगा नहीं, फिर भी याद होना है तो याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। 1857 में, ठीक है। और प्रोटॉन की वीडियो में बता दिया है मैंने कब हुई थी? 1919 में। और न्यूट्रॉन की 1932 में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया था। और सन पूछेगा नहीं, पूछ सकता है तो ये वैल्यू, निरपेक्ष मान, जिसका निरपेक्ष मान हो। निरपेक्ष किसे कहते हैं? जिसका खुद का मान हो। निरपेक्ष किसे कहते हैं? जिसका खुद का मान हो। जैसे मैं पूछूं आपका वजन कितना है, तो आप कोई कहेगा मेरा वजन 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, तो वो आपका निरपेक्ष मान हो गया, जितना आपका वजन है। और मैं आपकी, और सापेक्ष मान क्या होता है? जिससे मैं आपकी तुलना कराऊं। मैं कहूं आपके दोस्त का कितना वजन है, आपके दोस्त का 55 वजन है, तो तुम्हारा भी 55 ही लगभग होगा, उनके बराबर वजन होगा। यानी मैं कहूं तुम्हारा वजन 50 है तो तुम्हारे दोस्त का भी वजन 55 ही होगा, क्योंकि सेम सेम दिखते हैं। तो सेम सेम वो हो गए सापेक्ष मान। जब हम किसी से तुलना कराते हैं तो वो हो गए सापेक्ष मान। इतना तो याद हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन पे धनावेश होता है और प्रोटॉन पे प्लस जे, तो आपको हर किसी को पता होगा। पर इसका भाग सापेक्ष मान क्या होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब आप ये बताइए, अब मैं बार बार आपसे पूछूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष मान बताइए, तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी कि 1.6725 इंटू 10 की पावर 27 kg हो रही है। तो हम केमिस्ट्री में जो अधिकांश भार होते हैं, केमिस्ट्री में जो अधिकांश कण होते हैं, उनका एक सापेक्ष मान मान लेते हैं, औसत मान लेते हैं। मैथ में पढ़ा होगा कि औसत क्या होता है, ठीक है। और नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे मैथ बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, उसको आपको थोड़ा वेट करना होगा। मैथ स्टार्ट हो जाएगी और आपको ऐसी मैथ कराई जाएगी कि आप एग्जाम में क्वेश्चन लगा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा, वो कंसेप्ट दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको हम केमिस्ट्री में हम एक मान लेते हैं, को भी केमिस्ट्री में जो अधिकांश कण होते हैं उनका एक ही मान होता है, केमिस्ट्री में लगभग एक ही होता है, हमने ये मान लिया। हमने ज्यादातर मान लिए ये केमिस्ट्री के जो अधिकांश कण होते हैं उनका भार होगा, इनका भार है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, और भी चीज आएंगी आगे, तो उनका भार कितना होगा? तो हम इसे कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है याद रखना, एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि प्रोटॉन का भार कितना है, प्रोटॉन का भार कितना है, तो आप कह दो AMU, एक MU में वैल्यू कितनी होती है एक MU की? तो एक MU की वैल्यू होती है लगभग -27।
1.66 इंटू 10⁻27 इससे मैच कर रही है ना, तो लगभग इसकी एक एमयू की ये वैल्यू होती है। तो हम पूछ सकते हैं, अगर हमें पूछे प्रोटॉन का भार कितना है तो आप बताओगे 1.6725 इंटू 10⁻27। ठीक है, अब मैं पूछूं, आप बताने में टाइम लगेगा। अब मैं पूछूं प्रोटॉन का कितना है, तो आप होगे जो इंटेलिजेंट लड़का होगा तो वो तो कह देगा कि न्यूट्रॉन का भार एक एमयू के बराबर है, होता है, ए एमयू के बराबर होता है। एक एमयू का मतलब जिससे तुलना करी जा रही है, ए एमयू की तुलना किससे करी जा रही है, इससे, तो इसका सापेक्ष मान इसके बराबर ही तो होगा, तो इसके बराबर होगा। अब मैं पूछूं प्रोटॉन का कितना भार होता है, ए एमयू के बराबर। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे हल्का, अब ये बताओ सबसे हल्का कण कौन है इसमें से, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण कौन है, तो मैंने बताया था सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी कण होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हल्का कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। देखो 31 टुकड़े करे जा रहे हैं, 27, तो सबसे हल्का कौन है ये, और सबसे भारी कौन है ये। जो भारी होता है वो एक जगह बैठ जाता है, ज्यादा उछल उछल नहीं करता है। ठीक है, और जो हल्का होता है वो चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन, इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। इतना समझ में आया आपको, इतना तो किसी को नो डाउट हुआ हो। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन एएमयू के बराबर है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एएमयू के बराबर कौन है, एएमयू के बराबर कौन है, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन। तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इससे हल्का है, प्रोटॉन, फिर आ गया प्रोटोन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, जो भी बोला था अभी ऑप्शन था वो भी नहीं होगा। न्यूक्लियस क्यों नहीं होगा, न्यूक्लियन क्यों नहीं होगा, कि न्यूक्लियन में जो परमाणु होते हैं उसके कण को पाए जाने वाले कणों क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाएंगे तो परमाणु ही खत्म हो जाएगा, तो उसका तो क्या ऑप्शन क्या होगा, प्रोटॉन। ऑप्शन क्या होगा, प्रोटॉन। ठीक है, ये याद रखना। अब हमने इसकी तुलना सबसे करा दी, इन सबकी तुलना करा दी कि इसके बराबर हो गया। अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन की बताओ, इलेक्ट्रॉन की हम किससे तुलना कराएं कि उसके बराबर हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना हाइड्रोजन से कराते हैं, हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन से भारी है, हाइड्रोजन भी इससे भारी है, और इलेक्ट्रॉन उससे हल्का है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से हल्का है, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन से हल्का है। अब कैसे है, हाइड्रोजन में क्या क्या पाया जाता है, H4 हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में, हाइड्रोजन में पाया जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। याद रखना, अगर पूछे पेपर में कि हाइड्रोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन। तो आप क्या क्या पाया जाता है ये, और क्या नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन। इतनी बात हो गई। अब हम किससे तुलना कराएंगे, हम कराएंगे अब हाइड्रोजन से। तो आप ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं एक बार वीडियो चेक करता हूँ, बिल्कुल राइट। ठीक है, इतना हो गया। अब इलेक्ट्रॉन, अब हम पूछे न्यूट्रॉन की एएमयू के बराबर और प्रोटॉन एएमयू के बराबर। अब पूछे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9(1)-31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का भार होता है। इसकी तुलना हम कराएंगे हाइड्रोजन से, ये लेस देन होता है एएमयू के बराबर, एएमयू के बराबर, यानी एएमयू से छोटा होता है, ये आपको पता है। और न्यूट्रॉन की सबसे भेदन की क्षमता है, न्यूट्रॉन सबसे भेदन की क्षमता है और भारी भी कण है, और भेदन की क्षमता इसकी अधिक होती है। अब हम जब किससे कराएंगे, इतना मैं साफ कर देता हूं। क्योंकि एएमयू से तो छोटा होता है, आपको हर किसी को पता है एएमयू से छोटा होता है। अब हम इसकी तुलना कराएंगे हाइड्रोजन से।
ठीक है, हमें किससे तुलना कराएंगे? हाइड्रोजन से। ठीक है, किससे कराएंगे? हाइड्रोजन से। अगर हम ये गलत लिख दे, 1840 होगा, 1840 या 1837, एक मानो या 1840 से करा लो या 1837 से करा लो, हम 1840 से इसकी तुलना कराते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन की 140 से भाग करेंगे तब वो किसके बराबर आएगा? इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की किससे तुलना कराई जाए कि वो इलेक्ट्रॉन की किससे तुलना करी जाए कि उसके मान के बराबर आए। तो हाइड्रोजन से तुलना कराएंगे हम। तो हाइड्रोजन के कितने से भाग कराएं? 1840 के भाग हम हाइड्रोजन को देते हैं। हाइड्रोजन का मान कितना होता है? 1। ठीक है, 1840 में जब इसको भाग देंगे तो आप करके देखना इसका मान कितना आता है। इसका मान लगभग इसके समान ही आएगा। तो इसकी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पॉलिटेक्निक में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये बात याद रहेगी। और इसका आवेश कितना होता है? आवेश मैंने भी लिखवाया था। आवेश कितना होता है? माइनस का लगेगा, जितना इसका आवेश होता है। मैंने अभी आपको लिखवाया था ना, तो वो ही होगा इसका आवेश। ठीक है, यहाँ तो किसी को नो डाउट है ना? तो आवेश इसका इतना होता है और इसका माइनस में होगा, इसका प्लस में होगा। इतना सबको हो गया, इतना किसी को नो डाउट है? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं। तो आप देख लो, सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। और प्रतिकण क्या होता है? प्रतिकण वो होता है जो एक दूसरे को नष्ट कर दे। प्रतिकण क्या होता है? जो एक दूसरे को नष्ट कर दे। इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन पे माइनस का इतना ही पॉजिट्रॉन पे प्लस का। प्रतिकण क्या होता है? जो एक दूसरे को नष्ट करते हैं। जैसे मुगल और राजपूत एक दूसरे को देखते थे और नष्ट कर देते हैं, हल्दी घाटी युद्ध, पता है ना? तो प्रतिकण जो होते हैं जो एक दूसरे को आपस में नष्ट कर दे। इतना आपका हो गया। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब आप ये बताइए कि हम जब आपने पढ़ा ना, परमाणु पढ़ लिया, उसमें नाभिक भी पढ़ा। अब बताओ नाभिक को किसमें मापते हैं और परमाणु को किसमें मापते हैं? मैं आपसे पूछूं नाभिक को किसमें मापते हैं और परमाणु को किसमें मापते हैं? बता सकते हैं आप? तो पहले हमारा ये है, परमाणु बना लेते हैं। परमाणु तो काफी बड़ा हो सकता है ना परमाणु। नाभिक के केंद्र में पाए जाने वाले कण को क्या कहते हैं? आपको पता है। अब आप ये देखें, ये देख नहीं दिया होगा साफ, उसमें मैं इस पेन से मार्कर से बनाता हूं। ये हो गया नाभिक को हम जहां से, ये त्रिज्या हो गई परमाणु, ये हो गई नाभिक की, ये पूरे परमाणु की त्रिज्या हो गई, पूरे परमाणु की त्रिज्या हो गई। तो हम इसको किसमें मापेंगे? तो परमाणु को हम किसमें नापेंगे? आपने देखो यहाँ लिख रहा होगा परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापते हैं? परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम के -10। एक एंगस्ट्रॉम में, यानी एक एंगस्ट्रॉम में कितना मान होता है? -10 की पावर। अब बात आती है कि नाभिक को किसमें मापते हैं? ये नाभिक हो गया, इसे हटाओ पूरे को, ये हो गया नाभिक। नाभिक को हम किसमें मापते हैं? तो नाभिक को हम मापते हैं फर्मी में। फर्मी एक यंत्र होता है मापने का, ये होता है फर्मी। फर्मी में इसकी वैल्यू कितनी होती है? -10 की पावर -15। इसका मतलब क्या होगा? 1 kg लिया और 15 यानी 15 जीरो से भाग कर दी, 15 जीरो से भाग कर दी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो परमाणु की त्रिज्या को,
और परमाणु के नाभिक, इसे फर्मी में मापते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, जो कि आपको इधर दिख रहा है। परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या होता है? ए, उसके ऊपर। और नाभिक की त्रिज्या फर्मी में मापते हैं। नाभिक की त्रिज्या की पावर क्या होती है? 10 की पावर -15 मीटर, ये फर्मी में होता है। और मैंने आपको ये बता दी कि हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। एक एमयू का मान कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -27। अब आप आगे हेडिंग लगाना तत्व को लिखने का तरीका। तत्व को लिखने का तरीका हालांकि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, मैं अभी उसका थोड़ी जानकारी दे देता हूं। परमाणु संरचना से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। परमाणु संरचना से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आप लिखना तत्व का लिखने का तरीका। तत्व को लिखने का तरीका। अब तत्व क्या हो सकता है? आप मैथ में मानते हैं कि माना कि x, कोई वैल्यू को हम x मान लेते हैं, किसी वैल्यू को हम क्या मानते हैं? x। तो मान लो जो हो गया x हो गया तत्व। कोई भी तत्व हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, Ag, Au, ये सब तत्व होते हैं। आपको इनका भार ये टोटल 30 याद होने चाहिए आपको, जो कि मैं वीडियो में लिखवा दूंगा। आपको 30 याद होने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर का एग्जाम देना चाहें तो ये 30 वैल्यू याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, इसका भार क्या है, ये आपको 30 याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया तत्व। एक्स तो तत्व हो गया कोई, ए और जेड, ये हो गया परमाणु। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब ये हो गया परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये हो गया। आपको समझ में नहीं आया होगा अभी, हमें एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? तो ये हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है? परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। ये क्या हो गया? परमाणु क्रमांक यानी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। अब मान लो आप लेते हैं कार्बन 1840, तो ये क्या है? ये क्या है? यानी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान होता है, उसे ए से डिनोट करते हैं, इसका ए कोड है, और इसका जेड। यह वैल्यू याद रखना कि परमाणु क्रमांक को किससे करते हैं? जेड, और ए से द्रव्यमान। द्रव्यमान कहाँ होता है? ऊपर। द्रव्यमान मतलब वजन। तो आपके सिर पे एक जॉब का वजन है, चिंता रहती है, तो वो खा लेती है सिर पे। तो सिर पे क्या है? एक द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान क्रमांक। क्रमांक होता है नीचे से। क्या आप अपने कक्षा में सब में लास्ट में है, जो कोई आपसे लास्ट में है, वो लास्ट में वो मेहनत कर करके आगे आ जाता है, यानी क्रमांक, 1 क्रमांक, 2 क्रमांक, 3 क्रमांक, 4 क्रमांक, यानी संख्या। कितनी संख्या है तो हम किससे डिनोट करते हैं? उसका कोड क्या है? जेड। कोड तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका कोड क्या है? जेड। और परमाणु द्रव्यमान का कोड क्या होता है? ए, ठीक है। अब आप बताओ ये क्या है? इतना आपने नोट कर लिख लिया, ठीक है। ठीक है, इतना तो हो गया, इतना किसी डाउट नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ इसमें द्रव्यमान कौन है और क्रमांक कौन है? तो द्रव्यमान का मतलब वजन, तो ये तो द्रव्यमान हो गया, परमाणु द्रव्यमान। और ये क्या हो गया? एटॉमिक मास, वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप एक और बता दो, ये और बताओ, ये क्या है और ये क्या है?
बताओ, आप ये बताओ। तो आप इसको बताना। अब हम इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही आप याद करो। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आप, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको समझ में आई होगी। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब का मैं बोलूँगा नहीं। अगर आपको पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़ा रहे अपने चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगा हो कि मैंने अच्छा बताया, जो जानकारी आप नहीं जानते तो जो लगता है मैंने बताई है, तो आप लाइक कर सकते हैं। और आपको लगा हो कि ये तो हम पता था वीडियो अच्छी नहीं है, तो डिसलाइक कर सकते हैं। एज यू विश, जो आपकी मर्जी हो। तो मैंने अब बता दिया। अब मैं बताऊंगा आगे हम परमाणु क्रमांक निकालने का तरीका देखेंगे। आपने पढ़ा होगा ना, वो नहीं पढ़ा है तो देख लेना। क्या क्या पढ़ेंगे हम आगे। इतना मैं साफ कर देता हूँ। उसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन निकाल ले। इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं किसी चीज में से, और प्रोटॉन कैसे निकाले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, कैसे निकाले जाते हैं। ऐसे ये हो गया। फिर हम अगली वीडियो में सीखेंगे। मान लो ये, अब मैं पूछूं आपसे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, सिर्फ प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। मैं आपसे ये पूछूं, और भी चीज होती है निकालने के लिए, मैं वो आपको अभी नहीं बताऊंगा। आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितना पढ़ा है मैंने, आप उतना ही कवर करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।